तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के किस राज्य में हड़प्पाकालीन मिट्टी से बना हल मिला है? तो इसका उत्तर होगा हिसार जिले के बनावली में। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था? तो यह होता था पत्थर और तांबा का। अगला प्रश्न, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें किस धातु की बनी है? इसका उत्तर होगा सिलखड़ी नामक पत्थर से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, वैदिक लोगों के लिए पुष्पदेव का क्या महत्व था? उत्तर होगा क्योंकि वह मार्गों, चौराहों और पशुओं के देवता थे। अगला प्रश्न, शुरुआत में महाकाव्य महाभारत का नाम क्या था? तो इसका नाम था जय गीत या जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के विधान मिलते हैं? तो यह मिलते हैं स्रोत सूत्र में। अगला प्रश्न, वह पहला ग्रंथ कौन था जिसका 1776 में अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता का आधार बनाया? तो यह थी मनुस्मृति। अगला प्रश्न, व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो यह है पाणिनि रचित अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना कल्हड़ ने की, उससे कहाँ की जानकारी मिलती है? तो इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसे सख्त सतह पर खुरुचकर उकेरी गई लिखावट को कहते हैं, इसे अभिलेख कहते हैं। अगला प्रश्न, कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिन अभिलेखों की रचना की थी उन्हें कहते हैं, उन्हें प्रशस्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न, शिलालेख लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम किस सम्राट का है? तो यह है मौर्य सम्राट अशोक का। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे और उन्हें कहा जाता था, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। अगला प्रश्न, ईसा की पहली सदी के लगभग सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो यह किया था कुषाणों ने। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण युग के औजारों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें सूक्ष्म पाषाण पत्थर के सूक्ष्म औजार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, नवपाषाण शब्द की रचना किसने की? तो यह कहा था जॉन लुबाक ने। अगला प्रश्न, चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र किस काल की भिन्न विशिष्ट कला थी? तो यह कला थी मध्य पाषाण युग की। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजारों, हथियारों और अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था। इन कब्रों को कहा जाता था मोगालिथ। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में कौन लोग निवास करते थे? तो यह थे आर्य लोग। अगला प्रश्न, किस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से तालाबों द्वारा सिंचाई लोकप्रिय थी? तो यह थी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए किस विदेशी यात्री ने गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया? तो यह किया था फाहियान ने। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो यह की थी श्री R D बनर्जी ने। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न, हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? तो यह होता था पश्चिमी दिशा में। अगला प्रश्न, लोथल में पाए गए प्रमुख भवनों के ढांचों का नाम बताइए। तो यह था गोदीवाड़ा। अगला प्रश्न, खेतीबाड़ी के अतिरिक्त हड़प्पा के लोगों में कौन सी आर्थिक गतिविधि का प्रचलन था?
तो यह था पशु चराने का पशुपालन। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी? तो यह मिली थी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा स्थान था? तो यह था राजस्थान में खेतड़ी की खदान। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे? तो यह सूत और कपास ऊन के कपड़े पहनते थे। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा मिली है? तो यह मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन मुद्राओं पर प्रायः कौन से वृक्ष की आकृति पाई गई है? तो यह पाई गई है पीपल की। अगला प्रश्न, हड़प्पा की लिपि में लगभग कितनी संख्या में चिन्ह है? तो यह है 400, लगभग 400 संख्या में। अगला प्रश्न, हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो यह लिखी जाती थी दाएं से बाएं। अगला प्रश्न, ताम्र पाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था? तो यह होता था पत्थर और तांबे का। अगला प्रश्न, ताम्र पाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो यह करते थे मिट्टी का। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए? तो यह आए उत्तर प्रदेश, कौशल और उत्तरी बिहार, विदेह के क्षेत्र के लोगों के संपर्क में। अगला प्रश्न, आजीविका पंथ की नींव किसने रखी? तो यह रखी थी मखाली घोषाल ने। अगला प्रश्न, जैन धर्म के सिद्धांत में त्रिरत्न नाम के कौन से 3 तत्व हैं? तो यह है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का उपयोग किया? तो यह किया था पाली भाषा का। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं प्राकृति और ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न, धम्म महामात्रों के क्या कार्य थे? इनके कार्य थे ब्राह्मणों और अन्य सभी प्रकार के भिक्षुओं की देखभाल करना। अगला प्रश्न, अशोक की मृत्यु के उपरांत किन 2 शासकों ने 2 भागों पर राज किया? तो यह थे दशरथ और संप्रति। अगला प्रश्न, करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्यकाल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? तो यह था समाहर्ता। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शाही मालिकाना की भूमि पर होने वाली खेती किस अधिकारी की निगरानी में होती थी? तो यह था सीताध्यक्ष। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में किस भारतीय यूनानी शासक का विवरण मिलिंद के रूप में मिलता है? तो यह है मिनांडर। अगला प्रश्न है, संस्कृत में लिखा गया विवरण जिसे प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है? तो यह है जूनागढ़ का रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख। अगला प्रश्न, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह था कनिष्क। अगला प्रश्न, शक संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ हुई? तो यह हुई है 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा। अगला प्रश्न, किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया? तो यह किया गया था कुंडल वन में, वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट हरवान में है, कनिष्क के संरक्षण में हुई थी यह। अगला प्रश्न, आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है यवना। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? तो यह भुवनेश्वर के निकट उड़ीसा में। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो उत्तर है गौतमी पुत्र सतकर्णी, प्रथम शताब्दी उत्तरार्ध में है। अगला प्रश्न, सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। अगला प्रश्न, कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की?
तो यह किया था सातवाहन शासकों ने। अगला प्रश्न, सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? तो यह अपने को मानते थे ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक और कुषाण। संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या थी? प्रेम और युद्ध। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने कावेरी नदी पर बाढ़ निर्माण किया? तो यह किया था संगमकालीन चोल शासक करिकल ने। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के काल में मुद्राओं से उसकी कौन सी विशेषताओं का पता चलता है? वह कवि, संगीतज्ञ और शिक्षा का संरक्षक माना जाता था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम क्या था? तो यह था फाहियान। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अलंकृत होने वाले चर्चित संस्कृत कवि तथा नाटककार का नाम बताइए। तो यह थे कालिदास। अगला प्रश्न, तोरमड़ किस वंश से संबंधित था? तो यह था हूण से। अगला प्रश्न, हूणों के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाले गुप्त वंश के राजकुमार का नाम बताइए। तो यह राजकुमार था स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, हर्ष चरित्र का रचयिता कौन था? इसके रचयिता थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी? तो यह की थी हर्ष के शासनकाल में। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह थी वातापी। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दक्षिण पंथेश्वर के नाम से। अगला प्रश्न, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी थी कांची। अगला प्रश्न, उत्तर के पल्लवों के प्रमुख दुश्मनों के नाम क्या थे? तो चालुक्य पल्लवों के दुश्मन थे। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा धारण की गई उपाधि के नाम बताइए। तो यह थे महाराजा धीराज, परम भतरक, परमेश्वर। अगला प्रश्न, गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था देश, राष्ट्र और भुक्ति। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रशासन की लघुतम इकाई का नाम बताइए। तो यह थी ग्राम। कुमार अमात्य कौन थे? तो यह थे उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला अभिलेख की यह साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, नैनारों का भक्ति साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह हुआ था देवराम। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहां पर किया था? तो यह किया था कन्नौज में। अगला प्रश्न, हर्ष के शासनकाल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था नालंदा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में विष्णु और शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाने वाले संतों के नाम थे अलवर और नैनार। अगला प्रश्न, बराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो यह नाम था पंच सिद्धांतिक। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली 3 प्रमुख शक्तियों के नाम बताइए। तो गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो यह था कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वानों ने की? तो वह थे मिहिर भोज। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और क्यों? उत्तर है राजेंद्र प्रथम, क्योंकि उसने गंगा को जीता था। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम बताइए। तो यह थी नागर शैली। अगला प्रश्न, मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में चोल कलाकारों का प्रमुख योगदान क्या था? नटराज की ताम्र प्रतिमा।
अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो यह बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया तुर्क चहलगानी क्या था? तो यह था शासन का समर्थन करने के लिए तुर्क सरदारों का एक दल। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था मलिक काफूर ने। अगला प्रश्न, गाजी मलिक सन 1320 में किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था खिज्र खां। अगला प्रश्न, तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की? उत्तर है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। अगला प्रश्न, जौनपुर शासकों के वंश को किस नाम से जाना गया? तो यह जाना गया सरकी वंश के नाम से। अगला प्रश्न, पानीपत में बाबर की युद्ध रणनीति क्या थी? यह रणनीति थी रूमी युद्ध नीति थी। अगला प्रश्न, दक्कन से कौन से शासक ने जहांगीर के समय में मुगल सेनाओं को हराया? तो मलिक अंबर ने। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल सेनापति अहोम साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया? तो यह लाया था मीर जुमला। अगला प्रश्न, दक्कन की किस शक्ति के साथ औरंगजेब को लंबे समय तक उलझे रहना पड़ा? मराठा। अगला प्रश्न, मुगलों ने 1636 में दक्कन के किन दो प्रदेशों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए? बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था रायगढ़ में। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में किन दो प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो यह किया था बिहार और पंजाब ने। अगला प्रश्न, इलियास शाह राजवंश की नींव किसने रखी? तो यह रखी थी हाजी इलियास खान ने। अगला प्रश्न, सदा अमीर को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया? तो यह किया था दक्कन के लिए। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में तिरुपति मंदिर का निर्माण हुआ? तो यह हुआ था कृष्णदेव राय के समय में। अगला प्रश्न, अमीर नायक प्रणाली का अस्तित्व कहां पर था? उत्तर है विजयनगर का प्रशासन।